ओके सुनो रे 1977। अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1977 में। किसके लिए हुआ था? टू प्रोवाइड बेसिक गुड्स एट रीजनेबल प्राइस एट एफपीएस फेयर प्राइस शॉप। इस सिस्टम का नाम क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कब से स्टार्ट हुआ? 1977। ठीक है, मतलब जो बीपीएल के लोग हैं उनको बेसिक चीजें सस्ते दामों पर मिलती है। और कहां मिलती है? दुकानों पे। उस दुकान का नाम क्या है? फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस। अब देखो आज भारत में टोटल कितनी दुकानें हैं? लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख। कितनी है? 4.92 लाख एफपीएस पब्लिक प्राइस शॉप आर देयर। गवर्नमेंट, अब सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूं मैं, सिर्फ पेडी की बात करूं, अगर राइस की बात करूं मैं, तो मार्केट में है 40 रुपीज पर केजी। कितना है? 40 रुपीज पर केजी। और वहां पर मिल रहा है वो 2 रुपीज पर केजी। कितना मिल रहा है? 2 रुपीज पर केजी। क्यों मिल रहा है? तो बीपीएल किसको मिल रहा है? बीपीएल के लोगों को रिजनेबल प्राइस में। कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना आ रहा है? 38। कितना आ रहा है? 38। इस 38 को क्या बोलते हैं? सब्सिडी। क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडी। सुनते रहना लाइन को। गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट पेज डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस। कौन सा है? 40 ओरिजिनल प्राइस। दिस अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी। गवर्नमेंट पेज डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस। कौन सा प्राइस है? ओरिजिनल कौन सा है? 40। और फेयर कौन सा प्राइस है? 2। बीच का डिफरेंस कितना है? 38। इसे क्या बोल देंगे? सब्सिडी। क्या बोलोगे इसे? सब्सिडी। आपको कोई नहीं पूछेगा सब्सिडी किसे बोलते हैं, बस आपको याद इजी ले इसे बोल रहा हूं। जो हेडिंग आ रही है ना, आपको वही पूछा जाएगा सीधा। पहला क्वेश्चन कौन सा? व्हाई शुड वी प्राइस रीजन ऑफ प्राइस राइज। व्हाई शुड वी कंट्रोल प्राइस राइज। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टेप टेकन टू प्राइस राइज। ओके, इसे ये सिस्टम की जो सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? मोस्टली ऑनेस्टी पे और हमारे एडमिशन सिस्टम है पर, और क्वांटिटी पे। अगर मान लो एक एरिया में अगर मेरे को फोन करिए, सर आपकी कोचिंग में कितने लोग बीपीएल वाले हैं, हालांकि अपनी में एक भी नहीं, लेकिन फोन करके बोलूंगी हमारे तो 700 लोग हैं। सारा इधर मंगवा के इधर रख लिया और क्या कर रहा हूँ? उसमें होर्डिंग्स में सेट कर रहा हूँ और मैं महंगी प्राइस में बेच रहा हूँ। तो इस सिस्टम की जो सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? हमारे सिस्टम पे और क्वांटिटी पे और हमारी ईमानदारी पे। ईमानदारी की बात चल रही है, मतलब मुश्किल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पांडे के लिए हुआ है। चलो भाई, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म। गवर्नमेंट उसके लिए क्या सिस्टम करना चाहिए प्राइस के लिए? गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम किया है? स्लाइड देख रहे हो क्या? बस नीचे 8-9 बची है। ओके, सुनते रहना। टू प्रिवेंट, सुनते रहना मेरी बात। टू प्रिवेंट समझते हो? प्रिवेंट या टू रिड्यूस, यानी कम करने के लिए, होर्डिंग्स को कम करने के लिए और प्राइस राइज को मेंटेन करने के लिए। टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड मेंटेन द प्राइस राइज ऑफ बेसिक गुड्स एट रीजनेबल लेवल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? होर्डिंग को क्या कर देना चाहिए? कम। और प्राइस को क्या करना चाहिए? मेंटेन। कौन से प्राइस को मेंटेन करना चाहिए? बेसिक। कौन से प्राइस को? बेसिक। जैसे चावल, चना, है ना, जो बेसिक चीजें क्या कर दो? कम। टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड मेंटेन रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्या करो? मेंटेन। होर्डिंग क्या कर दो? प्रिवेंट। टू कीप प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस प्रकार कुछ चीजों के का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर के अंदर रखा है। एक्ट का नाम क्या था? लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। याद रह जाएगा क्या नाम एक्ट का? लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इफ ये एक्ट क्या बोलता है? इफ यानी यदि एनी ट्रेडर, कोई व्यापारी डज नॉट, नहीं बेच रहा है चीजें, सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस फिक्स्ड होता है ना, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान या कोई ट्रेडर, कोई शॉपकीपर अगर नहीं बेच रहा है तो क्या कर सकते हैं? इट कैन पेनलाइज अंडर दिस एक्ट। उसे इस पेनल्टी लग सकती है या उसे पनिश किया जा सकता है। याद रह जाएगा। पहला क्या था? टू प्रिवेंट होर्डिंग। होर्डिंग क्या कर दो? प्रिवेंट एंड मेंटेन द प्राइस ऑफ बेसिक गुड्स। सेकंड क्या था? गवर्नमेंट
की प्राइस अंडर द लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये क्या करता है? इफ एनी ट्रेडर डज नॉट सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू, याद रखना, अकॉर्डिंग टू द प्राइस दैट आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, इट कैन बी पेनलाइज्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, जैसे इसमें गवर्नमेंट कुछ चीजें का प्राइस गवर्नमेंट अपने अंडर में, कौन कौन सी, जैसे अनियन हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, पेट्रोल, गैस, शुगर, इन सब का प्राइस कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट। इसके लिए प्राइस कैसा रहता है? कंट्रोल में रहता है। अगर मान लो गवर्नमेंट बोल दे कि प्राइस अपने हिसाब से सेट कर लो, तो अनियन 500 रुपए किलो चलो भाई, अब सुनो, जैसा जैसा बुक में जब नेक्स्ट चैप्टर खोलोगे ना, इसके बाद में अब अगला आता है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। आया ना नेक्स्ट पैराग्राफ, दिख रहा ना, फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कैसे कैसे इनका शोषण होता है, कैसा होता है, किस किस प्रकार से होता है? या तो वजन क्या उसका कम, लेस वेट, फेक गुड्स जिसका है फेक है, ओवर प्राइसिंग का पैसा ज्यादा ले रहा है। नेक्स्ट क्या है? हार्म प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्या है? चीटिंग कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स। भाई साहब सबसे बढ़िया चीज दिखाओ, क्या होता है जब लड़कियां मोस्टली जाती है ना दुकान पे, तो बोलती है कि चप्पल ये सैंडल ये चाहिए, तो वो ना खराब दिखाता है, उसको पता है कि पहली बार तो लेगी नहीं, फिर बोलते हैं नहीं आपकी दुकान की सबसे बढ़िया चीज है, वो उनमें से ये उठा के बोलता है ये लो सबसे बढ़िया। यस, इट्स समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग बात। लड़कियां लड़कियां भाई, भगवान है बोल रहा हूं, हमेशा बोलता ना। वो एक मैंने देखा था कि एक लड़की ने 20-30 साल भगवान की तपस्या की भयंकर, फाइनली भगवान राज्यों की धरती पर आए, बोला बोल तुझे क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं। तो बोल रहे तुझे क्या चाहिए? तूने मेरी इतनी तपस्या की, धरती पर आया हूं, तू कुछ तो चाहिए क्या? बोला नहीं आप नहीं समझोगे। भगवान बोल रहे मैं नहीं समझूंगा, बोला नहीं आप नहीं समझोगे। तो भाई साहब दो चीज हमेशा दूर है, छोड़ो, लड़के में देखती है। लेस वेट, फेक गुड्स, ओवर प्राइसिंग, हार्म प्रोडक्ट, चीटिंग सिलेक्शन ऑफ गुड्स और मेंटल हैरेसमेंट। ऐसा नहीं तेरे को लेना ही पड़ेगा। कुछ दुकानदार होते ना ऐसे, भाई अपने कोई चीज देखी उनसे, उनकी शकल से मेरे डर लगता है, अब तो ले लेना चाहिए। अगर कुछ और बोला नहीं होगा इस यहाँ पे, तो ये तेरे को मारेगा। कभी नहीं होता क्या, भाई शूज, अपन शूज लेने गए, ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, दुकानदार पूरी दुकान बिखेर रख देता सामने, फिर हमने अंदर से मन करता है यार ले ही लेते हैं, वरना क्या है सोचे एक ले लेते हैं, मतलब घर वाले 2 साल में एक दिलाते हैं। चलो, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। मान लो कोई पर्टिकुलर क्रीम आ रही है, तमन्ना भाटिया उसका, तो क्या लगता है कि भाई साहब किसी दिन अपन लगा लेंगे कि भाई कैसे दिखेंगे, तमन्ना भाटिया शक्ल हो जाएगी। लेकिन अफसोस वो तमन्ना भाटिया है, ये तो शक्ल ऐसी है कि एक बार शायद कर्नाटक में केस कर दिया था किसी ने, फेयर एंड हैंडसम आती है ना, उसका उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने लिखा था 7 दिन के अंदर स्किन शर्ट। उसको लगा कि यार शाहरुख खान की चेंज हुई है, लगता है कि अपनी भी चेंज होगी। उसको लगा इस काली शक्ल का कुछ ना कुछ इलाज होगा, लेकिन कुछ इलाज नहीं हुआ। उसने केस कर दिया, उस पर डायलॉग में मुआवजा मिला था लड़कों कल ही। और हाँ चलो ना, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में से कोई क्रीम नहीं बनेगी अपने गोरा कर दे, सिस्टम ही नहीं है उसका। तो कोई भी क्रीम उठा के लगा लेना, अपने गोरे नहीं होंगे। बाकी बढ़िया है, वो साइंस में तुमने पढ़ा हुआ है ना कि जो काले लोग हैं उन पे कैंसर वैंसर नहीं होता है, तो अपन उस चीज में एकदम सेफ है। ओके, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तुम लोगों ने कभी सुना होगा टीवी को एडवर्टाइजमेंट आता है, जो नहीं दिखाना होता ना वो बड़ी आइटम डिटेल्स दिखाते हैं, लास्ट में होते हैं इंपोर्टेंट चीजें, वो इतनी स्पीड से शर्तें लागू, शर्तें लागू स्पीड से, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो क्या था? फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। पहला क्या था? लेस वेट, फेक गुड्स, ओवर प्राइसिंग, हार्म प्रोडक्ट, चीटिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ गुड्स, मेंटल हैरेसमेंट, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आता है रीजन बिहाइंड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर का शोषण हो रहा है, उसके पीछे रीजन कौन कौन है? पहला तो अपन खुद गधे हैं, एकदम खुद रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? इग्नोर करते हैं, छोड़ना यार कौन जाएगा यार, कौन करेगा करना। कभी कभी होता है ना, घर पे कोई मार्केट चीज लेकर आए, मम्मी बोलती है वापस दे क्या। सबसे खराब फीलिंग्स लाइफ की। पूरा पहले ट्राई करते हैं, दुकान पर कोई कस्टमर नहीं है, फिर ऐसा मुंह करके मम्मी ने मना किया है, हम नहीं रखेंगे, ये क्यों लेकर आया। पहले मम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं, दुकानदार को नहीं बोलना है, मम्मी को, मम्मी छोड़ना आ जा, चला जा। मम्मी बोले छोड़ दो, जा रहा है नहीं जा रहा,
फिर जाते हैं गली में, दुनिया के सारे दुख एक तरफ और वो दुख अलग तरफ। तो क्या कर देते हैं? पहला इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, पता ही नहीं होता क्या करना है, पता ही नहीं होता क्या करना होता है। कुछ अपने पास भी राइट है लेकिन उनका यूज करना अपने को नहीं आता है। फिर आता है इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं, थर्ड क्लास आदमी है। मैं बोल रहा हूँ आधे बच्चे तो अपनी कोचिंग में सिर्फ लिफ्ट के लिए आते हैं। एक दिन पेरेंट्स का मेरे पास फोन है, सर कोचिंग लिफ्ट खराब है, टीचर नहीं है तो चलेगा लेकिन लिफ्ट सही रहनी चाहिए। तो मतलब क्या है? इग्नोरेंस, लेक ऑफ अवेयरनेस और इलिटरेसी। और थर्ड लेक ऑफ प्रिपरेशन, अगेन है एक्सप्लोरेशन, तैयारी नहीं है कुछ, एकदम शांति बैठे। किसके पास टाइम है? सुबह उठो, इंस्टाग्राम चलाया, दिन में 18 स्नैप बनाए, फिर फेसबुक पे पोस्ट की, शाम को सो गए। इसके बाद लिए टाइम अपने पास, लेकिन इसके लिए टाइम है नहीं है। मैं अपने पास अपने की बात कर रहा हूँ, मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बुक्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी इससे मेरा कोई पर्सनल रिलेशन है नहीं है। मैं भी इसकी आपके जैसा ही हूँ, भारत का नागरिक हूँ ना। मैं ऐसा करता हूँ दुकानदार ने खराब दिया है तो चुपचाप स्वीकार उसको किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बुक बोल रही है। कंज्यूमर हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। भाई मुझे लगा ये गलत लिख दिया, लड़की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दुनिया में एक चीज है जो लड़कियों कभी नहीं होती और वो है गलती, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंज्यूमर इज हिमसेल्फ हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। देखो क्या होता है? इग्नोरेंस, लेक ऑफ अवेयरनेस, इलिटरेसी, लेक ऑफ प्रिपरेशन, अगेंस्ट है एक्सप्लॉइटेशन। सेकंड क्या था? लिमिटेड इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की अपने को इंफॉर्मेशन है नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप लोग लेके आ रहे हो फेस वॉश, क्या लेके आ रहे हो? फेस वॉश, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको पता नहीं होता। उस पर फोटो देखी, शाहरुख खान लिख रहा है सेट, अच्छा है, तमन्ना भाटिया है, गुड, लेकर आ जाते, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन है नहीं है, उसकी वजह से आपका एक्सप्लोरेशन है हो रहा है। फिर आता है सप्लाई। अगर मान लो मार्केट में इस एरिया में सिर्फ 2 ही कोचिंग हो तो आपका ऑप्शन नहीं बचता ना कि योगेश्वर के पास जाए कहीं और जाए, दूसरा ऑप्शन है नहीं बचता। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा हो तो भाई फंड है ना, छोड़ना, योगेश्वर से बहुत घूमते हैं तो साइड हो। नेक्स्ट कंपटीशन, सेम चीजें, कंपटीशन क्या है? कम। सप्लाई अगर कम होगी तो 2 जगह है। अगर आप किसी जगह पट्टी घूमने गए, ठीक है, वहां पर सप्लाई क्या है? कम। दुकानदार बोलेगा कि देखो मेरे पास तो पानी ठंडा है नहीं, गर्म ही है। आपने तो कितना नाटक करते हैं ना, पानी ठंडा दो, दुकानदार को 20 रुपए दिए। अगर एक जगह पानी है ही नहीं लेकिन दुकानदार के पास पानी है, तो सप्लाई कम है लेकिन उसके पास पानी गर्म, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदना ही पड़ेगा, प्यास तो लगानी है ना। तो सप्लाई क्या होती है? कम। कंपटीशन, अगर वहां पर दुकानें सिर्फ 2 ही है तो प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो लिमिटेड है कंपटीशन। तो पहला क्या था? रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड सप्लाई और लिमिटेड है कंपटीशन। गॉट इट? याद रह जाएगा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कंज्यूमर अवेयरनेस, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले भारत में कौटिल्य बुक का नाम याद था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। सबसे पहले अपने साथ जो मिसबिहेवियर हो रहा है उसके बारे में इसने बताया था। किसने? कौटिल्य ने। किसने बताया था? कौटिल्य ने। कौटिल्य चाणक्य भी। उसके बाद में सबसे पहले किसने सोचा था? ए प्रेसिडेंट। ए वाला ए नहीं है, ए आई मींस अमेरिका का प्रेसिडेंट था। क्या नाम था? जॉन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? जॉन फ्रैंकलिन। उसने कितने राइट दिए थे? 4। कितने राइट दिए थे? 4। कब दिए थे? 1962 में। कहां दिया? अमेरिका के पार्लियामेंट में। अब देखो तुमको पता है किस टाइम क्या हुआ? उन्होंने फ्रैंकलिन साहब ने कितने राइट दिए? 4। कब दिए? 1962। ठीक है, 1960 के अराउंड मानो। उस टाइम हर एक कंट्री से बात हुई, हर एक कंट्री से बात हुई। विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स, विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स, विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स। सबसे पहले फोन किया कनाडा को कि विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स, बोला यस विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स। फिर फोन किया अमेरिका रूस को, विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स, बोला यस विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स। फिर फोन किया पाकिस्तान को कि विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स, बोला नहीं वी विल ब्लास्ट कंज्यूमर्स। फिर फोन किया इंडिया को कि विल स्टार्ट कंज्यूमर राइट्स, बोला नहीं फर्स्टली वी विल प्रोड्यूस कंज्यूमर, पहले कंज्यूमर पैदा करेंगे फिर बनाएंगे। और हंसी की बात नहीं है ये, देखो इसमें मैं सच बोल रहा हूं, नहीं सच नहीं बोल रहा हूं। देखो सुनते रहना, ये क्या है 1960 और इंडियन कब लोग गया था 1986। ये वो टाइम पीरियड था जब भारत में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, इतनी मतलब इतनी, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 चौबल, मतलब बढ़ गई थी जनता। प्रोडक्ट इतने कस्टमर बने ना, इतने कस्टमर। हर एक कंट्री क्या बना रही थी? राइट्स। क्या बना रही थी? राइट्स। कस्टमर के लिए राइट्स बना रही थी।
और हम क्या बना रहे थे, कस्टमर बना रहे थे कि तुम लोग राइट्स बनाओ, हम कस्टमर बना रहे हैं। पहले कस्टमर बनाएंगे, उसके बाद इनके लिए राइट्स बनाया जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस टाइम में बढ़ी है। हमारे पूर्वजों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आज वर्ल्ड के सामने आप लोग आंख से आंख मिला के चल रहे हो, इसमें रीजन काफी किसी की मेहनत है। चलो भाई ठीक है, सबसे पहले कौन था, प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन। कितने राइट्स दिए, 4 राइट्स 1962 इन अमेरिका पार्लियामेंट। सबसे पहले पब्लिश कब हुए थे वो, 15 मार्च 1983। कब हुए, 15 मार्च 1983। याद रखना 1983, इसलिए क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। विच डे, 15 मार्च 15 मार्च 15 मार्च 15 मार्च 15 मार्च। ठीक है, उसके बाद में दोबारा मीटिंग हुई। क्या हुई दोबारा मीटिंग, कब होती है, 16 अप्रैल। इस दिन लिखना चेंज हुआ था, किसने चेंज किया, यूनाइटेड नेशन गाइडेंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट्स कितने कर दिए, 4, कितने कर दिए, 8। कब किए, 16 अप्रैल 1985। 1985 कितने कर दिए, 8। कितने कर दिए, 8। 16 अप्रैल 1985 कितने थे, 8। 15 मार्च 1983 कितने थे, 4। इसलिए क्या बोलते, 15 मार्च नॉन एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे। अब आती है इंडिया की। इंडिया तो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट किया, 1986 में। कौन सा दिन था, 24 दिसंबर को हमारे प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया। और आपने पढ़ा होगा 9th में कभी ना कभी, साइन किस पर किया था, बिल। जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो क्या बोलता है, बिल बिकम इनटू एक्ट। और बिल एक्ट का बना 24 दिसंबर 1986। इसलिए भारत में कंज्यूमर का जो 24 दिसंबर क्या बनते हैं, 24 दिसंबर नॉन एज नेशनल कंज्यूमर डे। इंटरनेशनल कब होता है, 15 मार्च, लेकिन इंडिया का 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। गुजरात का अलग ही लेवल है, गुजरात उससे और नीचे आता है। गुजरात वालों को बुद्धि है 2 साल बाद में, 88 में। जी यानी गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, GCPA, गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 18 फरवरी 1988। याद रखना 14 फरवरी के 4 दिन बाद। 14 फेब तो आपको याद है, कुछ आप लोग नहीं बोलोगे तो क्या याद रखना है, 14 फेब के 4 दिन बाद, 18 फेब 1988। 18 फेब 1988, उस दिन 2 चीजें एक साथ एक जगह मिल गई थी। 1988 18 फेब गुजरात के लिए, 24 दिसंबर इंडिया के लिए, 15 मार्च इंटरनेशनल लेवल पे। समझ में आया ना। फिर क्या आता है, लेजिस्लेशन कंज्यूमर राइट्स। अब सुनो, कंज्यूमर होता कौन है, हु इज कंज्यूमर। बोर्ड एग्जाम में 12 पूछा गया, हु इज कंज्यूमर। सुना मेरी बात, हाँ, हु इज कंज्यूमर। इफ ए पर्सन हैज मेड पेमेंट, अगर एक इंसान पैसा देता है, इफ ए कंज्यूमर हैड मेड पेमेंट, अगर एक इंसान पैसा दे रहा है, और हैज एग्रीड, या बोलता पैसा दे दूंगा, और फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, चाहे ऑनलाइन करे, कैश करे या भाई चेक दे। अगर एक इंसान पैसा देने का वादा करता है या पैसा देता है, चाहे मोड कोई भी हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो क्या होगा, कस्टमर। वो क्या होगा, कस्टमर। द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन फ्रंट फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड कंज्यूमर। या आप लोग किसी चीज का पैसा दे रहे हो इंस्टॉलमेंट में, किसमें दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट में, फिर भी आप लोग क्या हो, समझ में आ गया। एक इंसान जो पैसा दे रहा है, पैसा देने का वादा कर रहा है, या किसी चीज का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, वो क्या है, कंज्यूमर। वो क्या है, कंज्यूमर। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू हियर टू बी सीक रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तुमको भी लेट हो रहा है, मेरे को तो, मैं तो फ्री हूं एकदम, कुछ काम नहीं है मेरे को तो। राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू हियर टू बी रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। सेफ्टी का मतलब कोई चीज आपने ली, उससे आपकी तबीयत वगैरह खराब हुई, आपके पास राइट्स है, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट ट्रेडर। फिर क्या होता है, राइट्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, आप किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपके पास राइट से दुकानदार होना नहीं कर सकता। राइट टू चॉइस, ऐसा नहीं दुकानदार को बोला कि ये जूता कितने का है, बोला 500 का, आपको पकड़ के बैठ जाए, नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं, आप बस राइट से आप उठ के जा सकते हो। लेकिन हम जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शर्म आती है, वो नहीं जा सकते, उनको वहीं से लेना ही पड़ता है। ओके, फिर राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंट, आपको अपनी बात रखने का, रिप्रेजेंट करने का आपको अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल, समझ रहे हो, राइट टू सीक
रिड्रेसल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा अलग है उससे। हिंदी में इसे बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी में बोलते हैं इसको शिकायत निवारण। क्या बोलते हैं इसको? शिकायत निवारण। मतलब आपकी वो जो कंप्लेन है उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल हो या सॉरी पॉलिटिकल होता ही नहीं, कैसा होता है, नॉन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां जाके अपनी कोई भी आपके साथ कुछ भी दुर्घटना वगैरह हुई आप जाके एक्सप्लेन कर सकते हो। कंज्यूमर एजुकेशन, आपको पूरा राइट्स है कि आप उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो या एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी, मतलब सॉरी कस्टमर एजुकेशन है, जो कस्टमर है वो कोई भी एजुकेशन उसके पास क्या है, उसके राइट्स हैं, उसके पास क्या है, राइट्स। कोमल बोल रहे जल्दी जल्दी बता दो राइट्स है नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रात के इतने बज के घर जाना है बस जल्दी। ठीक है, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंट, रिड्रेसल और एजुकेशन। ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सुनो बहुत इजी है, अब लास्ट 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, पूरा 10 मिनट में एकदम एकदम ऑन द फ्लो जाएगा। अब स्पीड से पढ़ा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। बोल रहे तुम लोग नहीं हो रहे, फिर भी बोलना पड़ेगा। तुम्हारे मन में हो रहा है नहीं सर, बोर तो नहीं हो रहे, बट चलो भाई 2 स्लाइड बचिए। कितने कोड है? सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 1986, इसमें कितने कोड थे? 3 कोड। कितने कोड थे? 3। डिस्ट्रिक्ट कोड, कौन सा कोड है? पहला डिस्ट्रिक्ट कोड। दूसरा कोड कौन सा था? स्टेट कोड। तीसरा कोड कौन सा था? नेशनल कोड। किसका कौन सा था? नेशनल कोड। इसे कोड बोल दो, क्या बोल दो? 3 टियर। क्या बोल दो? 3 टियर। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आता अबाउट कोड्स, हमेशा ये पूछता है 3 टियर कंज्यूमर, 3 टियर कंज्यूमर, 3 टियर। कोई टारी बोलता है, वही बात है ना, टेयर टायर, तुमको जो बोलना है तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, पहला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट फोरम। भारत में टोटल कितने ऐसे कोड है? 571। कितने हैं? 571। अगर आपको नुकसान हुआ है 20 लाख तक का, तो आप कहां जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हो। कितने लाख तक का? 20 लाख तक का, तो आप कहां जा सकते हो? इसके अंदर जा सकते हो। उसके बाद में अगर आप लोग यहां सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इससे ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन उससे पहले सुन लेना, अगर जो भी अमाउंट हुआ है या तो उसका 50% पे करो या 25,000 रुपए पे करो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नुकसान हुआ है 5,000, कितने का हुआ है? 5,000 का। कितना नुकसान हुआ है? 5,000 का। तो उसके लिए आपको क्या जमा करनी पड़ेगी? इसके लिए अमाउंट जमा करवाना है। 5,000 का 50% कितना होता है? 2,500। कितना होता है? 2,500। और यह कितना जमा करना है आपको? 25,000। दोनों में से कौन सा जमा कराओगे आप? विच एवर इज लेस, जो दोनों में क्या है? कम है। कम कौन सा है? 2500। तो कितना जमा कराओगे? 2500। मैंने क्या पढ़ा? कितने कोड हैं? 571। कितने कोड हैं? 571। कितने लाख तक का? 20 लाख तक का। और अमाउंट अगर आप यहां सेटिस्फाई नहीं होगा, पाना से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आपको अमाउंट कितना जमा कराना है? या तो 50% या 25 के, विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी क्या हो कम। अब सेम उल्टा है इसमें, स्टेट कोर्ट में कितने हैं टोटल? 35। कितने कोड हैं? 35। यहां पर क्या होता है? 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। 20 लाख नीचे कहां? डिस्ट्रिक्ट, और ऊपर स्टेट। कहां पर है? स्टेट। सेम फंडा, अगर यहां से क्या सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो? नेशनल कोर्ट। कहां जा सकते हो? नेशनल कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जा सकते हो नेशनल कोर्ट। और क्या तो कितना परसेंट जमा करो? 50% या 35 के, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी क्या हो कम हो। अगर मान लो मैं बात करूं, आपको मान लो नुकसान हुआ 10 लाख, कितने नुकसान हुआ है? आप कहां जाओगे रे? कौन से कोर्ट में जाओगे? 10 लाख नुकसान हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे ना। इसका 50% कितना होता है? 5 लाख। और विसे कितना होता है? 25 के। आप लोग क्या जमा करोगे? 25 के जमा कराओगे ना, विच एवर इज लेस। तो सेम स्टेट में क्या करना है? 35 के, मतलब 50-50 दिनों में आएगा, लेकिन उसमें कितना? 25 के, उसमें 35 के। ठीक है, तो खींच देता हूं थोड़ा। फिर कौन सा कोड आता है? नेशनल कोड। कौन सा कोड आता है? नेशनल कोड। सुनोगे 1000 से ऊपर का घाटा, कितने घाटा? 1000 से ऊपर का, तुम कहां जाओगे? नेशनल कोड। अब यहां पे सुनो, SC और NC शुड गिव डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 90 डेज ऑफ फिलिंग इन द केस। जो सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल कोर्ट है, उसको 90 दिन के अंदर अंदर सुनवाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप लोग यहां से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां से? सुप्रीम कोर्ट। कहां से हो? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वही फंडा, या तो 50,000
या 50%, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी क्या हो, कम हो। अब आता कंज्यूमर सोसाइटी। कौन सोसाइटी? कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी मतलब कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए क्या हुआ? गिव मी 5 मिनट ओनली। कंज्यूमर है सोसाइटी, गवर्नमेंट स्टेबलाइज कंज्यूमर सोसाइटी एक तालुका, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, मतलब तालुका पे, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे और नेशनल पे, मतलब हर जगह पर कंज्यूमर सोसाइटी स्टेबलाइज की गई है। एक ऐसी होती है नॉन पॉलिटिकल, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। उसके बाद में क्या होता है? नॉन कमर्शियल फॉर ए कंज्यूमर। कमर्शियल नहीं, कैसा है? नॉन कमर्शियल, नॉन पॉलिटिकल, 8 तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल। फिर क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग यानी लाना अवेयरनेस, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। इट कीप रिव्यूइंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड आल्सो गिव सजेशन टू गवर्नमेंट नीड टू चेंज इन कंज्यूमर राइट्स। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसमें कुछ चेंज करना है नहीं करना है, कौन बताते हैं? ये कंज्यूमर सोसाइटीज। अब होते हैं प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है, पब्लिकेशन, मैगजीन्स लाइक ग्राहक सुरक्षा, इंसेंट द कंज्यूमर, ग्राहक मंच ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस। गांव के अंदर या किसी जगह पर ग्राहक मंच होता है, वो लोगों में क्या लाता है? अवेयरनेस। अवेयरनेस समझते हो ना? अवेयरनेस का मीनिंग दो, ठीक है। फिर क्या? पीडीएस, पब्लिक डिस्प्ले सिस्टम, पता है? बता पीडीएस अभी। फिर क्या? सिस्टम सर्टिफाइंग वेट एंड मेजर। गवर्नमेंट हर एक जगह पे, किसी भी दुकान में आप जाओगे तो एक हॉलमार्क लगा होता है फिक्स, कि यहाँ का जो मेजरमेंट है वो क्या हुआ है? प्योरीफाई है। हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट ने अलग, उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए, उसके वेट के लिए कुछ ना कुछ हॉलमार्क दिए हैं। अब उनके ऊपर हॉलमार्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आईएसआई। क्या है? आईएसआई। कौन सा है? आईएसआई। 1947 में इसका नाम क्या था? आईएसआई। क्या नाम था? आईएसआई। लेकिन 1986 में नाम क्या कर दिया इसका? बीआईएस। क्या नाम कर दिया? बीआईएस। फिर आता है एग मार्क। क्या आता है? एग मार्क। एग यानी एग्रीकल्चर, मार्क यानी मार्केट, एग्रीकल्चर है मार्केट। कौन चीजों के लिए है? एग्रो प्रोडक्ट। कब हुआ था? 1937 में। कौन सा एक था? एग्रीकल्चर है एक। किस पर, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? डीएमएआई, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। कौन इंप्लीमेंट करता है? डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। कब से स्टार्ट? 1937 से। कौन सी चीजों पर? एग्रो प्रोडक्ट पे। कहा क्या? ये हॉलमार्क नाम डाल देना भाई। एक मार्क दिखा ना, फोटो आएगा बोर्ड एग्जाम में, सेक्शन सी में सबसे पहले मैं तुमको बोल रहा हूं। आज का तुम लोग टाइम नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर कौन सी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? गोल्ड। गोल्ड की जो प्योरिटी है, कौन सी गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कौन करता है? बीआईएस। कौन करता है? बीआईएस। गोल्ड की जो प्योरिटी फिक्स हो गया, बीआईएस। 916 क्या करता है? कैरेट। कितने कैरेट का है? अगर वो 22 कैरेट का, कितने कैरेट का? 22, तो उसमें क्या लिखा होगा? 916। और ये जे है ना, जे, ये करता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर। क्या चीज? मैन्युफैक्चरिंग ईयर, MY। फॉर एग्जाम्पल जे, अगर किसी आपने गोल्ड लिया, उस पर लिखा हुआ है जे। क्या लिखा हुआ है? जे। इसका मतलब 2008 का। कितने का है वो? 2008 का। उस पर लिखा हुआ है के, मतलब कब का? 2009 का। एन लिखा तो 2010 का, ठीक है। फिर आता है FPO। क्या आता है? फूड प्रोसेसिंग एक्ट। ये एग्जाम आएगा, मतलब फोटो आएगा, फूड प्रोसेसिंग एक्ट। मतलब जो भी आप मार के फूड लेकर आते हो, सीधा खाते हो, उसे क्या बोलोगे आप? FPO। फिर आता है वुलन मार्क। समझ गए? ये आएगा MPO, मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर। ये आएगा, समझ में आ रहा है ना? मीट यानी नॉन वेज। अब सुनो, HACCP, हैजर्ड एनालाइसिस सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट गिवन टू द प्रोसेसिंग फूड। लिखना बोल गए होंगे शायद आगे। प्रोसेसिंग फूड, कौन सा फूड है? प्रोसेसिंग है। प्रोसेस फूड समझते हो? आपने मार्केट से मान लो कुछ ना कुछ परचेज किया, जैसे जेम परचेज किया, क्या जेम लाए, खा लिया। मैगी लाके थोड़ी खाओगे, पहले इसको बनाओगे ना। कैसा फूड है? प्रोसेसिंग फूड। कैसा फूड है? प्रोसेसिंग फूड। उस पर क्या आता है? HACCP, ऐसा दिखता है, HACCP। मीट MPO यानी फॉर मीट, FPO यानी फॉर फूड। इको, गिवन टू सॉफ्ट डिटर्जेंट, ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल। और इसके कैसा आता है निशान? इको का नाम देख लेना, इको ऐसा आएगा भाई, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर के लिए कौन कौन से
संगठन यूनिटी वगैरह बनी हुई है। पहले कौन सी है? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? सर्टिफिकेशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब ये प्रोडक्ट बोला ना इंटरनेशनल लेवल पर बिक सकता है, उसको सर्टिफिकेट कौन देता है? ISO। अब सुनो, इसमें एक है ISO 9000 इज गिवन फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशन हैविंग हाई क्वालिटी। मतलब कोई प्रोडक्ट है जो हमारे एनवायरमेंट डैमेज नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर बिक सकता है, इसके लिए वहां पर जो लोगो है, जो हॉलमार्क कौन लगाता है? ISO। इसका कहां पर है? जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा। फिर क्या आता है? कोडेक्स एलिमेंट्रीज और कमीशन कहां पर है? सर्टिफाई करता है किसको? एडिबल प्रोडक्ट, खाने की चीजों को। किसको? खाने की चीजों को। इट्स कमीशन फॉर ए फूड कब बना था? 1963 में। कब बना था रे? 1960। अरे रुक जा, तो 1963 में। FAO क्या है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO, देखो एक था FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनको मिक्स किया गया, कब ये मिक्स किया गया? 1963। और क्या बनाया गया? CAC। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम। नीचे 14 में लिखा होगा, देखो ध्यान से। फिर क्या लिखा है? मेन फंक्शन, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? फूड स्टैंडर्ड गाइडेंस करना, कोड, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिक्स, इन सबको हॉलमार्क को चेक कौन करता है? CAC। कब बना था? 1963 में। किसको मिक्स किया था? WHO और FAO। इसके अलावा इसमें BIS के हॉलमार्क भी लगते हैं। अब देखो, हु कैन कंप्लेन, कस्टमर की कंप्लेन कौन कौन कर सकता है? खुद कर सकता है, खुद कर सकता है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट या कोई यूनियन टेरिटरीज का इंसान भी कंप्लेन कर सकता है। उसके अलावा उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरे साथ एक्सप्लोइटेशन हुआ है, एक्सप्लोइट हुआ मैं, तो मेरे घर मान जा सकता है। अगर मान लो मेरी फैमिली में से कोई भी इंसान है, जा सकता है। कंप्लेन करने की, हाउ टू मेक कंप्लेन। एक विक्टिम को अपनी सिंपल सी क्लियर लैंग्वेज में लिखना कि ये मेरे साथ हुआ था, मैं दुकानदार पे गया था, मेरा 20 रुपए का नोट चोरी हो गया, जो भी आपको लिखना है। ठीक है। आप कोर्ट में गए और जो भी आपका लॉयर है उसको क्या चाहिएगा? सबसे पहले पैसा चाहिएगा, उसके बाद में क्या चाहिएगा? एफिडेविट चाहिएगा। आपका एप्लीकेशन जो जिसके एक्सप्लोइटेशन हुआ उसका नाम चाहिएगा, एड्रेस चाहिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, अपने ही कॉन्टेक्ट नंबर लिख कर आने हैं, उसके कॉन्टेक्ट नंबर आपको नहीं देने हैं, क्योंकि आपके जहनो जहन में उसी के कॉन्टेक्ट नंबर है। आधे लोगों को फोन करते हैं, लड़कियां उठाती है। एफिडेविट क्या क्या? एफिडेविट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर शुड बी देयर इन एप्लीकेशन। फिर क्या होता है? राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन इन द कंप्लेंट, कंप्लेंट गिव द रीजन फॉर द कंप्लेनिंग क्लियरली। उसमें क्लियरली लिखना है आपको कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है। मैं दुकान पर गई थी, 20 रुपए दिया था, उसने मेरे को सिर्फ 20 रुपए की ही चीज दी है। वाई? लड़की हूं मैं, लड़की को भी 20 रुपए की, और मैं तो नागर भी गई थी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। नेवर गिव ओरिजिनल, हाँ, नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल क्या देना है? जेरोक्स। लड़कियों सुन लेना, लेकिन तुम्हारे साथ एक्सपोर्टेशन कभी होगा नहीं। दुकानदार लूटा, पूरे दुनिया में जितना लूट मार काम तुम्हारे साथ होगा। आपको तो 20 रुपए का 30 रुपए सामान मिल सकता है। ठीक है। इनक्लोज बिल्स, पेमेंट की रिसीप्ट आपको देनी है। उसके अलावा कंप्लेन 2 साल के अंदर कर सकते हो। आपने 2 साल पहले कोई चीज ली है तो आज घर जाना, आज आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले कोचिंग फीस भराई थी, जाके टेक दिया। ठीक है। और आपके साथ कुछ होता है, लड़कों मोबाइल नंबर याद रखने में आप लोग एक्सपर्ट हो, रट्टा मार लो। 1800 223 0222 1800 223 0222। और नेशनल, अगर आपको गुजरात सवाल से सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आपको नेशनल लेवल पर कंप्लेन करनी है कि देखो मैं था, वो मेरे को 3 साल पहले मिली थी, उसके खाने का, उसका मोबाइल रिचार्ज का एन बेन जेन कर करके मेरा 3.5 लाख खर्चा हुआ है, तो फोन को डायरेक्ट नेशनल कोर्ट को, नंबर आपके सामने आपके भाई ने लिख दिए, जो भी इंफॉर्मेशन हो आप लोग उनको दे सकते हो। मेरी बात सुनो, कोई उठेगा नहीं। मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, सुनो मेरी बात। चैप्टर को एक बार आप लोग ढंग से देख लेना, ठीक है ना। अब कोचिंग में वो बच्चा मेरे पास आके बोला सर चैप्टर नंबर 18 में डाउट है क्या? ठीक है, गो।